बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, बजट के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर तजियाकार हैं जी यासिर शेख साहब, आपको वेलकम भी करते हैं जी शो में। बजट के बाद का पाकिस्तान जो 2022 की कहानी चली और 2024 के बजट तक क्या चेंजेस हैं? कोई बजट कोई अवाम दोस्त है, डिफ़ॉल्ट होने वाला था, इससे बेहतर था डिफ़ॉल्ट, क्या कहानी है ये अभी तक जो चली है? मोहतशम साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, इतने हार्ड मौजू पे आज हम बात कर रहे हैं। अवाम का फसाना गम जो है वो बयान करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें जी, एक कहानी जिसकी हकीकत नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, मतलब बहुत बचपन में सुनी थी और है वल्गर सी, लेकिन कोशिश करूँगा कि दायरा तहज़ीब में रह के अवाम का, चूँकि फसाना दर्द है तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर मैं आपके शो की इब्तिदा के अंदर ज़रूर। एक शख्स जो है, रिवायत में आता है, हिकायत कह लें, कहानी कह लें या किस्से कह लें, कि एक शख्स कफन चोर था। आपने भी सुना होगा कि बड़ा मारूफ किस्सा है कि वो एक कफन चोर था। करीबुल मर्ग होने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया कि यार देख, मेरी बात सुन, मैंने सारी उम्र लोगों की जो है कफन चुराए, तो बस मैं अब ये चाहता हूँ, मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तू पूरी कर दे। उसने कहा अब्बा बोल। उसने कहा बेटा, जब मैं मर जाऊँ ना, कोई ऐसा अमल करना कि लोग मुझे जो है अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। बिल्कुल। उसने कहा कि अब्बा ठीक है, बेफिक्र रहो, मैं ऐसा काम करूँगा कि लोग आपको बुरा कहना बंद कर दें और आपको कहेंगे आप बहुत अच्छे थे। बाप का पर्दा हुआ, विसाल हुआ, तदफीन हुई। कुछ दिन के बाद वो बेटे ने बाप की पोजीशन ली और उसने अब क्या काम किया, क्योंकि बाप से प्रॉमिस था कि लोग बाप को अच्छा कहें, तो उसने क्या किया कि उसी तरीके से वारदातें शुरू की, लोगों की जो है डेड बॉडीज़ से कफन चुराना कब्रिस्तान से। और उसके बाद वो तो कफन चुराने के बाद जो है ना, वो लकड़ी का एक गंडासा, एक किला जो है वो भी जो है मुर्दों के अंदर गाड़ देना। कुछ दिन के बाद लोगों को जब पता चला कि ये तो फ़लाँ कफन चोर का बेटा है और ये तो बड़ा जालिम है, इसका बाप बहुत अच्छा था, कम से कम वो सिर्फ कफन चुराता ये तो किला भी साथ गाड़ता। सो जो पिछली हुकूमत थी वो बुनियादी तौर पे हम कह सकते हैं कि वो कफन चोर ही तक महदूद रही। ये तो कफन भी चुरा रहे हैं और साथ किले भी पेवस्त कर रहे हैं। सो ये एक मामला है। हम चलते हैं बजट की जानिब। सर देखिए कि माजी में जितने भी बजट आए तो लगता था कि कुछ चीज़ों में अच्छाई हो रही है और कुछ पब्लिक एंड से जो है मुश्किल फेस आ रही है। सर यहाँ तो कोई एक ऐसा, ये 2024-25 का जो सालाना बजट जिसको ऐवान सदर से भी मंजूर कर लिया गया और जो बहुत एक तूफ़ान प्याली में बरपा था कि जी पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी और दीगर लोग जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, उन सब ने जनाब बाजमात होकर उस बिल को मंजूर कर लिया पार्लियामेंट से। 700 से ज़्यादा अशिया जो हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी की ज़िंदगी से, वो महंगी कर दी गई, उन पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। और आगे चलते हैं तो और उसका जो सारा का सारा बोझ है वो आम आदमी ने। यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लियर करने वाली है मोहतरम साहब कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स में इजाफा होता है तो वो ना इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं लगा होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट या कारोबारी या मैन्युफैक्चरर वो हमेशा फ़र्ज़ करें कि ये ग्लासेस हैं, ये पहले 100 रुपये के थे, गवर्नमेंट ने इसको टैक्स इन्हेंस करके इसके ऊपर 15% टैक्स लगा दिया। तो जो मैन्युफैक्चरर है इस गिलास का, उसने क्या करना है, उसने इसकी मार्केट में कीमत जो पहले 100 रुपये थी, 15% टैक्स लगने के बाद उसने 125 रुपये की, यानी कि 25% इजाफे के साथ मार्केट में एक आम आदमी के लिए भेज देनी। बराह रास्त इफ़ेक्ट जो होना है वो एक आम आदमी ने। इतनी नामाकूल हुकूमतें माजी से लेके अब तक कि यार अगर आपने लोगों की, इंडस्ट्रियलिस्ट की या अमीर लोगों को टैक्स नेट में लाना है या उनसे जो टैक्स का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, तो कम से कम जो प्रोडक्शंस ऑफ जो चीज़ें वो बना रही हैं उसकी पहले रेट तो फिक्स कर देना फॉर पब्लिक, ताकि जो मुद्दा है आपका, जो मकसद है, उसकी जद में एक आम आदमी तो ना आए। लेकिन बदकिस्मती से हमेशा सनतकार, जो बड़ा ताजर है, बड़ा कारोबारी है, उसको रिलीफ देने के लिए टैक्सेस में इजाफा किया जाता है और नेट शेल जो रिज़ल्ट आता है एक आम आदमी की ज़िंदगी अजाब में चली जाती है। अभी अब आगे चलते हैं। इन्होंने नारे और दावे मारे कि जी हम जो है वो किफ़ायत शारी की तरफ जाएंगे, हम महकमों के और इदारों के बजट्स पे कट लगाएंगे
और आवाम के ऊपर ये जो टैक्सों का बोझ है ये नहीं पड़ने देंगे। टोटल का टोटल झूठ। इससे ज़्यादा जुल्म जो है ये कौम से, पार्लियामेंट के ऐवान से नहीं हो सकता था जो किया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, जितने इदारे अब जिनका नाम मैं लूँगा उनका नाम मैं ले सकता हूँ और कुछ इदारों का नाम मैं नहीं ले सकता। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट्स मुख्तलिफ पाकिस्तान की, वफाकी काबीना, काबीना डिवीज़न, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, नैब, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वजारत दाखिला, पाकिस्तान पोस्ट समेत वफाक के जितने इदारे हैं 62% बजट बढ़ा दिया गया उनका। नारा क्या था कि हम अपने बजट, अपने खर्चात को कंट्रोल करेंगे और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। आवाम को रिलीफ यह मिला कि 700 से जायद जो बुनियादी ज़रूरत की अशिया महंगी, और जहां कट लगने थे, जहां इन्होंने किफ़ायत शारी दिखानी थी, वो 62% उन्होंने खर्चात में इजाफा कर दिया। यहाँ मामला नहीं रुका। तालीम की अहमियत से क्या मैं और आप इनकार कर सकते हैं? तालीम के ऊपर इजाफा नहीं हुआ है। वफाकी फेडरल ये भी फेडरल सब्जेक्ट था, हायर एजुकेशन कमीशन वफाक का इदारा है। उसके बजट को वो जो पिछले साल था 66 अरब 33 करोड़, उसको उसी तरीके से सस्टेन किया। बाकी सब इदारों को बढ़ा दिया, लेकिन तालीम चूँकि गैर अहम है हमारे लिए, एज ए पाकिस्तानी हम तालीम की अहमियत से आगाह नहीं लिया, तो उसको आपने उसी तरह रखा। और सर ना सिर्फ ये जो दावे इन्होंने किए थे कि जी हम डिडक्शंस करेंगे, अखराजात पे कट्स लगाएंगे, उसकी तफसील मैंने आपको बता दी। सारे का सारा मुद्दा जो है वो एक आम पाकिस्तानी पे डाल दिया, तनख्वाहदार तबके पे डाला। अब देखिए कि जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तो आपने 25% और किसी सूबे में 30% तनख्वाह बढ़ गई। आपने टैक्स जो, हालांकि इस वक्त तमाम तनख्वाहदार तबके ये मुंतज़िर थे कि हुकूमत रिलीफ देगी और जो टैक्स स्लैब है उसमें भी कमी करेगी और टैक्स की रेट्स में भी कमी करेगी। अब इन्होंने स्लैब भी बढ़ा दिए और टैक्स नेटवर्क भी बढ़ा दिया, उसकी रेशो भी बढ़ा दी। अभी आपका सिर्फ और एक सिर्फ तबका था जो सरकारी व गैर सरकारी इदारों का जो टैक्स नेट के अंदर डायरेक्टली फंसा हुआ, खुशी से नहीं फंसा हुआ, वो टैक्स दे रहा था, अपने देने वाले टैक्स को और अजियतों में मुब्तला कर दिया। अभी इसमें निजी सेक्टर, जिसमें मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करते हैं, हमारी जो तनख्वाहें नॉर्मली जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें, तो वो निजी सेक्टर उस इजाफे का पाबंद नहीं है। वो मर्जी है सेठ की, बढ़ाए ना बढ़ाए। मुझे वारा आता है तो मैं जॉब करूं, मुझे नहीं वारा आता तो कहते हैं थैंक यू सो वेरी मच, आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर टैक्स का जो निफाज है वो वही उन्होंने कर दिया। हुक्मनामा आ गया जी, पाकिस्तान के मोहतरम तरीन ऐवान ने कह दिया कि जी आपका टैक्स रेट बढ़ेगा। तो वो जुल्म की चक्की के अंदर ऑलरेडी है। 500 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए किस्मत में कि जी डेवलपमेंट के नाम पे हम MNA और MPs को देंगे, उनमें बांटेंगे। किसको नहीं पता कि पाकिस्तान एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है पूरे एशिया के अंदर, कि जहां आप MP और MNAs के फंड्स 40 to 80% करप्शन की नज़र आते हैं। यानी कि 100 रुपया मिला तो वो 40 रुपये अगर किसी प्रोजेक्ट पे लग जाएं तो आप सक्सेस रेशो कहते हैं उसको। 60% आपके कमीशन, उसमें MPA का भी कमीशन है और उसमें बाकी सारे पूरी एक चैन नेटवर्किंग है कि उनका कमीशन है। आपने 500 अरब उधर झोंक दी। जिन हालात से आप गुजर रहे थे, आप जिन तंगियों का जिक्र करते, जिनका रोना आप रो रहे थे, तकाजा तो ये था कि आप डेवलपमेंट के बजट्स को इस वक्त कट लगाते। और अगर अब डेवलपमेंट करनी भी बहुत ज़रूरी है तो कम से कम इन गिद्धों के ज़रिए ना की जाती। कैसे करें जाते सब ये, जिनके साथ बैठ के इन्होंने 2022 के बाद की सारी डर्टी गेम्स प्ले की, सिंध हाउस की मंडियां लगाई गई इनकी, वहाँ पे फिर ये अरकान को अगर ये पैसे नहीं देते तो ये इनके पार्टी लीडरान को तो ये जितने भी MNA MPs हैं ये उड़ा के बाहर फेंकेंगे, इनको खा जाएंगे सारे के सारे। आप सही कह रहे हैं। अब ये देखिए ना कि अब ये तो मतलब अब दिस इज़ द टाइम कि हमको सोचना पड़ेगा। ये तमाम ही क्लास जो पार्लियामेंट तक पहुंच रही है, कोई एक अवाम का खैर खा नहीं है, खा वो अपोजिशन में है, खा वो हुकूमत में है।
जो आज अपोजिशन में हैं कल वो सरकार में थे, उनका तरीका, उनका तुर्र इम्तियाज़ भी ऐसा था। और जो आज ऐवान में कल अपोजिशन में थे, ये खूनखार बिल्ले पहले से ज़्यादा डेंजरस होके अटैक कर रहे हैं कौम पे। सो हमें एज अ पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कम से कम अपने हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करें। अब इसमें अगेन मैं एक बात कहता हूँ कि आप अपने राइट के लिए एजुटेशन की रविश ना अपनाएं। ट्रू कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते एज अ पाकिस्तानी हम, लेकिन कम से कम अपने फोरम्स पे जिसको भी अल्लाह ताला ने गुफ्तगू को हुनर दिया, लिखने का हुनर दिया, सोचने का हुनर दिया, कम से कम अपने हक़ की आवाज़ को ज़रूर बुलंद करना चाहिए। जो जुल्म हर साल बजट के नाम पे इस कौम के साथ किया जाता है, सवाल ये है कि देखिए इतनी मुनाफकत कि आपने आम आदमी की ज़िंदगी को जो है इस तरीके से टैक्सों में कॉर्डन ऑफ कर दिया कि वो गर्दन इधर करे टैक्स, ऊपर देखे टैक्स, नीचे देखे टैक्स, वो तो टैक्स के ऐसे नेट के अंदर है कि वो तो हिल नहीं सकता। और आपने फ्लोर ऑफ द हाउस अयाशियों के अंदर जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें इजाफा कर दिया। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि ये जो बहुत गरीब अरकान असम्बली हैं बेचारे, इनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और ये बेचारे मांग के लंगर करते हैं, बेचारे खाना भी नहीं खा सकते। आपको इनका बड़ा दर्द जागा कि आपने इनकी सफरी सहूलियात में किस तरीके से इजाफा फरमाया। एक आम पाकिस्तानी जो बेचारा सऊदी अरब, दुबई रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए और इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी को लाने के लिए, इस मुल्क में ज़र मुबादला के अंदर अपना शेयर डालने के लिए वो जा रहा है, तो उसके लिए टिकट 150% महंगी कर दी आपने। उस पर टैक्स 150% है। वो कोई अय्याशी के लिए नहीं जा रहा, वो वहां जाके मजदूरी करेगा, अपने बच्चों को और पाकिस्तान को फीड करता है। उसके लिए ये टिकट जो है आपने 150% टैक्स के साथ महंगा कर दिया। और जो फ्लोर ऑफ द हाउस मस्कीन बैठे हैं बेचारे, इनके लिए जो आपने जो एयर सफरी सहूलियात पे जो रियायत दी, वो ये दी कि इनकी मराद में ना सिर्फ इजाफा फरमाया, बल्कि आपने क्या कहा कि आपको क्लास भी वो मिलेगी बिजनेस। और देन पहले जो लास्ट ईयर तक कानून ये था कि 1 साल के दौरान इनको जो 8 टिकट्स पार्लियामेंटेरियंस या कौमी सूबाई असम्बली का अरकान को मिलती थी, वो अगर 1 साल के अंदर यूटिलाइज ना करें तो ऑटो पे एक्सपायर हो जाती थी। इन्होंने कर्म नवाजी फरमाई उन मस्कीनों के ऊपर कि वो जो 1 साल का जिनका दौरानिया था उसको अब ख़त्म कर दिया। अब अगर फ़र्ज़ करेंगे एक पार्लियामेंटेरियन 1 साल के अंदर अपना वो कोटा यूटिलाइज जो अवाम के टैक्सों से, अवाम के खून से जो निचोड़ के आपको सफरी सहूलियात दी गई थी, आप अगर अवेल करने में नाकाम रहे तो कोई फिक्र की बात नहीं है। वही आपका एयर कोटा जो है, टिकटें जो पिछले साल आप अवेल नहीं कर सके थे, अगले साल में एडजस्ट हो जाएंगी। तो 5 साल का वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए जी। जब वो पोजीशन में जाएंगे तो वो अगले 5 साल वही वाला कोटा पूरा करते रहेंगे जो हुकूमत में था। अयाशियों का ना ख़त्म होने वाला लामुतनाही तसलसल आपके लिए खोल दिया उन्होंने। अच्छा, फिर एक और जी कि अगर आप एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो ये सहूलत मुयसर है, और अगर आप ज़मीनी सफ़र इख्तियार कर रहे हैं तो पहले 10 रुपये पर किलोमीटर जो है आपको मिलता था, लेकिन चूँकि आप बड़े मस्कीन हैं और बहुत बड़े गरीब हैं और बहुत मफलूकुल हाल हैं, साहिब ज़कात, मतलब आपके ऊपर ज़कात वाजिब है, तो हुकूमत ने कर्म नवाजी ये फरमाई कि उनको अब 10 रुपये पर किलोमीटर से बढ़ा के 25 रुपये कर इन मस्कीनों के लिए कर दिए। तो बड़ी बड़ी है ना जी, 5-5 हज़ार सीसी गाड़ियाँ हैं, तो वो इधर से मुल्तान से लाहौर जाते हैं तो पता लगता है कि ये 30,000 रुपये का तो उसको फ्यूल लग गया है। अब वो बेचारा मस्कीन कहाँ से धंधा नहीं करेगा तो और क्या करेगा वो। अच्छा, मैं इस पर कमेंट्स करना चाहूँगा, ये जो मराहत वाला जो इन्होंने जो मैं मतलब गैर पार्लिमानी लफ्ज़ बेगैरती इन्होंने की है, ये इन्होंने बजट में पहले क्यों नहीं प्लान किया? बजट में दे देते ना, जैसे बजट का सारा मसवदा बन रहा था उसमें वो शामिल कर देते कि ये मस्कीन हमारे पास यतीम होते हैं, ये इनको हमने फ़ायदा देना है। नहीं, इन मस्कीनों का ख्याल इनको बाद में, ये मतलब हमें लग रहा है कि बाद में आया, ये बाकायदा प्लान था। अब ये देखिए कि मुनाफकत की इंतहा देखिए, एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ तजिया निगार, मोहतशिम साहब, क्या आपको और मुझे नहीं लग रहा था कि पीपल्स पार्टी इस बजट को कामयाब नहीं होने देगी? पीपल्स पार्टी नारे मार रही थी फ्लोर ऑफ द हाउस, जनाब मुझे पूछा नहीं गया जी, मुशावरत नहीं की गई, बारिश आती है तो ज़्यादा बारिश होती, इस किस्म की फरमुदात जारी करने वाले हजरत, लगता ये था कि जनाब वो तो फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की असम्बली को बजट नहीं पास कर पाएगी, और कितनी सहूलत के साथ पास। ये जो एयर टिकटों के अंदर मामला है, ये पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल साहब की नायत है। सो कहने का मकसद ये है कि ये सब आवाम को सिर्फ धोखा, फ्रॉड और इसके अलावा इनकी कोई रुदात नहीं।
कोई दास्तान नहीं, अपनी ज़ात का मंजन। अभी उठा के देख लें, अभी मुल्तान में गिलानी साहब का जब दौरा होता है या इनके फर्जन साहब का दौरा होता है, आपने स्क्वाड चेक की? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से उस वक्त इतना स्क्वाड अवेलेबल नहीं था चेयरमैन सेनेट को जो आज अवेलेबल है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके फर्जंद को पार्लिमानी लीडर साहब को। दुख भी बहुत है ना मुल्क का, मतलब ये मुल्क जो कि आप समझते हैं कि सुबह डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, आंख खुलेगी तो पता लगेगा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, और लल्ले तल्ले आयशियों की तो ना पोजीशन छोड़ रही, ना लाइफ पार्टनर छोड़ रहे, ना कोई और छोड़ रहा। अच्छा, जैसे भी मुझे इस पे कमेंट्स करें ना, ये जितनी हालात हैं, जो मेजर प्लेयर हैं वो सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं और वो निचोड़ रहे हैं अवाम को, ठीक। अपोजिशन में वो ढका पड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर सक रहा, वो उसको अपनी जो पोजीशन की जो जमात है, जो थोड़ी सी वॉइस है उसकी, उनको अवाम का गर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि जी खान के केसेस ख़त्म करो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो। वो तो ना बजट पे बात कर रहे हैं, ना अवाम की अजाब पे बात कर रहे हैं वो। तो अभी अवाम कैसे निकलेगी विदाउट डायरेक्शन ऑफ अ लीडरशिप? वो तो एक इधर मूव कर रहा होगा, एक इधर मूव कर रहा होगा, तो वो हुकूमत तो मज़े में बैठी हुई है। मतलब अगर अब लायर्स प्रोटेस्ट करती हैं, एक दिन 4 दिन लायर्स प्रोटेस्ट करती, एक साइड पे चले जाएंगे, फिर वो अगर कोई टीचर उठ पड़ते हैं तो वो पटवारी उठ पड़ते हैं, पुलिस उठ पड़ते हैं, पेट्रोल पंप वाले। ये तो जब सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हुकूमत को तो कुछ भी नहीं सकता। सिंगल डायरेक्शन में आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं है। देखिए मोदी साहब, आवाम को तो सूरत हाल ये है कि आपको किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। यानी कि आज की बात कि महंगी बिजली पे कोई शक है, जुल्म पे वापडा के कोई शक है, अवाम को एहतजाज की इजाज़त नहीं है। आज 50 लोगों पे FIR हो गई कि वो महंगे बिलों के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज कर रहे थे। मतलब जब बेशर्मी की ये वाली स्टेज आपके पास आ जाए कि आप जायज़ राइट्स के लिए, यानी कि आप मुझे मार रहे हैं, मुझे रोने का भी हक नहीं दे रहे, तो फिर यकीन करें, इंतज़ार करें कि एक ताकत है जिसे अल्लाह की ज़ात कहते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो है लाठी आपके सर पे पड़े। आपको शर्म नहीं आती कि आपने अपने अल्ले तलल्लों पे ज़रा सा भी गौर व फौज नहीं फरमाया, अपनी अयाशियों पे, अपने बैरूनी दौरों पे जो मर्जी आप कर रहे हैं। कोई फ़र्क कोई महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये उनसे ज़्यादा खूनखार लग रहे हैं? नारे थे, दावे थे जी, बैड गवर्नेंस है जी उनकी, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे। यकीन करेंगे कि आम पाकिस्तानी इससे ज़्यादा 77 साल के अंदर कभी परेशान नहीं हुआ था जितना इस बजट ने लोगों को कर दी। अच्छा, मैं अभी इसमें कमेंट्स आपके चाहूँगा कि जी बजट में अगर तो 500 आइटम्स पे या 1000 आइटम पे ये प्रोसेस करते हैं टैक्सेशन का और सारे का सारा जो इनका गोरख धंधा करते हैं, वो पिछले जो 40, 50, 60 साल में सर वो डिस्कस होता था ना, तो वो कहते थे कि चलो भी यार इस पे 1 रुपया बढ़ गया, इस पे 8 आने बढ़ गए, इस पे। अभी वो 500 आइटम सर एक साइड पे हैं। ये जो बिजली का जो अजाब गले डाला हुआ है, ये अकेला एक साइड पे है सर, नहीं जीने के लिए कुछ जगह दे रहे, तो किधर एंड होगा? देखिए ना, वापडा कंट्रोल हो रहा है ना, उनकी चोरी कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अयाशियाँ वही हैं जो पार्लियामेंट वाले। हम किस किस को बैठ के रोएं? वापडा देखे ना कि यह बिजली कंट्रोल कर सकता है, चोरी अपनी मर्जी से करवा रहे हैं, ये वापडा के एम्प्लॉइज चोरी करवा रहे हैं, फिर मराद भी ले रहे हैं। इनकी मराद को कोई नहीं कट करता। सर देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं अवैस खान लगारी को ना बड़ा ज़ीरक सियासतदान मानता था, लेकिन वो भी इक़्तिदार का रसिया निकला। और मतलब है कि कोई ज़रा सी हमियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनको फ़िक्र नहीं किया हमने लोगों में जाना है, और फिक्र हो भी क्यों, क्योंकि ये लोगों के वोट से तो ना अब ये रिवाज 45-47 का वो कहते हैं नई कोई चीज़ इजाद हो जाएगी तो हम फिर इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन इनको खुदा का ज़रा सा खौफ नहीं रहा कि यार इतने जुल्म कि कोई लिमिट ही नहीं है। हर रोज़ सोचते हैं, सारी की सारी इनकी जो कैबिनेट है सारा दिन बैठ के ये सोच रही है कि कौन सा पोर्शन है जहाँ टैक्स की जो इतलाक है वो रह गया, कहाँ से है जो ब्रीथ आ रही है, ज़रा सी अवाम को वो वहाँ से बंद कर दें, उस रग को दबा दें। मतलब है कि लोगों का इस वक्त, यकीन करें, अच्छे भले लोगों का जो इस वक्त सबसे बड़ी फ़िक्र लाग है वो है बिजली का बिल कैसे होगा। इतना बड़ा दुख लगा दिया कि बाकी सब दुख अब छोटे लगते हैं। यकीन करें कि कल मैंने एक ऑफिस की AC के लिए मैं एक मार्केट में था,
परचेज़ के लिए, तो वहाँ घर में काम करने वाली एक खातून जो है, मैं बड़ा हैरान था कि वो कभी उसको फ़ोन कर रही है तो 3000 दे चा, कभी किसी और को फ़ोन कर रही है मैं दे दे सा किस्तें दे बेच, मैं तेरे पैसे लहा दे सा, मैं बड़ी मजबूर हूँ। मुझे ना वो जो सीट पे ऑनर बैठे थे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा शेख साहब बात ये औरत कुछ 4 घंटे से सिर्फ इसके पास कोई 10-12 हज़ार रुपये कम है एसी में से, और ये एसी परचेज़ करना चाहती है 1 टन का। तो एक लम्हे के लिए मेरे भी आप जैसे सोच रहे हैं कि क्या पड़ी थी अगर बगैर एसी के आप गुजारा कर लें। उसके पीछे दर्द की कहानी क्या है कि उसका शोहर एक्सीडेंट हुआ, उसको रात डला हुआ, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, कमर उसकी गल गई है। डॉक्टर्स ने कहा यू हैव नो ऑप्शन कि इनके लिए बेहतरीन एटमॉस्फेयर का अरेंज करें। अब वो उस 4 घंटे से बकौल उसके 1 घंटा मैं भी उसकी सारी एक्टिविटी को देखता रहा, वो सिर्फ इस उसमें थी कि कोई उसको 2000 दे दे। गरीब कलमे तो ये है ना कि उसको तो 1 रुपया भी कोई नहीं देता, साए की दीवार के नीचे बैठे कोई नहीं देता, उसको कहते हैं चल बीबी आगे चल। तो मुझे बताएं कि क्या ये रियासत किसी वक्त कोई अजाब के नीचे आने वाली नहीं है? इनको शर्म आती है अरबाब इक़्तिदार अख्तियार को? कितना जुल्म ये कढ़ाएंगे? इनको ज़रा सी गैरत नाम की इनके अंदर चीज़ है कि इन्होंने मरना नहीं, जवाब नहीं देना। अच्छा, अभी लास्ट हमारा जी टॉपिक 2022 जी, खान डिफ़ॉल्ट कर रहा है जी, मुल्क को तबाही है जी, पैसा है नहीं, हम आएंगे, हम पैसा लेके आएंगे, मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। लोगों से हमने पैसा इकट्ठे करना है और कतर से जाएंगे, यूएई से जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे। तो 16 महीने की पीडीएम हुकूमत 4 साल खान बर्बाद कर गया, फिर निगरान हुकूमत आई और फिर ये अभी दोबारा से खैर से बैठ गए। तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो ये अजाब अभी तक हमारे गले में। चलो पैसे आ जाए ना जी, फिर याशी करता हुआ बंदा अच्छा भी लगता है, फिर बांटें जी आप सारे। देखिए सिर्फ देने वाले लोग भी ना, देने वाले लोग और साहब देखते हैं, आप सवाली बन के जब जाते हैं तो हमेशा आपने भी देखा होगा कि आप पहले उनके हरकत और सकनात का जायज़ा लेते हैं। आप देखते हैं कि यार ये किस कुमाश का है, क्या सूरत हाल है इसकी, उन्हें पता है कशकोल लेके आ जाते हैं, फिर ही जाके ऐशी करते हैं, फिर अल्ले तल्ले करते हैं, फिर अपनी आवाम के ऊपर सिर्फ और हमें करने के लिए कि जी हम इतना टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब अब तो दुनिया आप पे यकीन नहीं करती। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जो रियासत का एक म्यार है वो ख़त्म कर चुके हैं आप। तो वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही भी कह रहा है ना कि मैं जब जाता हूँ वो कहते हैं जी मांगने के लिए आया हुआ, तो मैं उनको कहता हूँ कि मांगने के लिए नहीं है, मुझे आप इमदाद दें। मतलब इनको बेगैरतों को ये ज़रा सी एक गैर पार्लिमानी में माफ़ी चाहता हूँ कि इनको ज़रा सी शर्म और गैरत नहीं है कि क्या तुम्हें मौत पड़ेगी, क्या अल्लाह तुम्हें नवाजा नहीं है? और तुम अगर अपनी सारी ज़ात इस रियासत के लिए, इस वतन के लिए, और यहाँ जो सिसकते तड़पते लोग रोज़ बेचारे मर रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन मैं और आप रिपोर्ट ना करते होंगे जी। अभी कल का वाक़या डीजे खान की गाजी घाट दरिया सिंध के मकाम से एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों समेत जंप आउट कर दिया। वो तो अल्लाह ताला ज़िंदगी बचाने वाला है, वो मल्लाहों ने करीबी उसकी जान बचा ली अपनी ज़ात। अच्छा, उसकी बैक एंड पे क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। तो क्या इनको, मैं सवाल ये करता हूँ, मुझे डर के करता हूँ कि क्या इन्होंने मरना नहीं? क्या इनके मुंह के ऊपर कफन की चादर ने नहीं आना? ज़रा सी शर्म गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। अच्छा, इनको पता भी है कि ये इक़्तिदार इंतहाई आर्जी है, आने वाले 2 माह के बाद क्या होगा ये सलाखों के पीछे हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, पहले हुए भी हैं और ये देख के आए, 10-12 खुद रह के भी आए, लेकिन ज़रा सी शर्म नहीं, ज़रा सी गैरत नहीं, ज़रा सी फिक्र नहीं कि यार कोई थोड़ी सी चीज़ें बदलाव कर दे, यार कोई ऐसा काम कर देंगे लोग अच्छे लफ्ज़ों में। मैं इस पे एक कमेंट्स आपको चाहूँगा जी। ये जो हम कहते थे कि जी ये जो बच्चों को जाके ना ट्रेन करते हैं, जो सुसाइड बम्बर बनाते हैं, वो ऐसी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उन जैसा कमाल बंदा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ जी वो तो जाहिल हैं जी, जिन्होंने इन सियासतदानों को जो ब्रेन वॉश करके इनको सुसाइड बम्बर बनाया हुआ है जी, वो भी कमाल के हैं जी। जिनको मर जाए, माँ मर जाए जी, बाप मर जाए जी, सारा ख़ानदान टब्बर मर जाए जी, ये खड़े हुए हैं जी हमने मुल्क की खिदमत करनी है और हमने लूटना है मुल्क। बस ये सर मैं तो कहता हूँ कि बहुत करीब आ गए हैं ये लोग, जो है ना ये अपने गिरद घेरा खुद तंग कर रहे हैं। हालात इनके कंट्रोल से बाहर चले जाए। नहीं तो वो कैसे कंट्रोल से, अवाम कैसे निकल लेगी? अवाम के मुझे पास तो मोहतशम भाई,
कि जब मेरे पास लास्ट है ना कि मैं खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, इस सोच को बदलते हुए कितना देर लगती है कि मैं किसी और का मतलब इनको ना लपेट दूँ पकड़ के। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको खुद भी हिदायत की तालिब होना चाहिए। अच्छा फिर एक निज़ाम कुदरत है, ये अल्लाह ताला हिदायत ऐसे नहीं देता, तालिबों को हिदायत मिलेगी, तलबगारों को हिदायत मिलेगी। ट्रू। तो मैं और आप दुआ करते हैं अल्लाह इनको हिदायत की तलब की तौफीक दे, वरना यकीन करें हालात बहुत बुरे हैं। अभी आप देखें कि वो यानी अब इनको शर्म नहीं आती कि यार हम किस किस जगह पे टैक्स लगा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं पैदा होने वाले बच्चे। पूरी दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि आप जनाब हमारा पाकिस्तानी जो बच्चा है वो बहुत मतलब उसकी मेंटल हेल्थ नहीं है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं है। एशिया के अंदर शायद हम पहले दूसरे नंबर के ऊपर पहुंच गए हैं इस सूरत हाल में। जल्दी हम सोमालिया को टक्कर दे देंगे और सोमालिया से हमारे बच्चे आगे चले जाएंगे। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है माएँ, अपने नौमौलूद बच्चों को दूध नहीं पिला सकती। डॉक्टर लिखता है जी बाहर का डब्बा जो है उसको ओपरा दूध जो है ना उसको पिलाएं, पैक्ट जो है। इन्हें ज़ालिमों को और कुछ नहीं है, वो भी महंगा कर दिया 18%। पैक्ड मिल्क भी है, आपके जो डब्बे वाला दूध है उस पर भी महंगा। यानी कि एक यार आप अपने कौम के मुस्तकबिल के साथ क्या करें। और उसकी जस्टिफिकेशन क्या दी है? उन्होंने कहा ये तो अमीर आदमी डब्बे का दूध पीता है, गरीब आदमी तो खुला दूध लेता है। यकीन करें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को इस वक्त ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर लिखता है। यार सर देखें ना, एक अमारत के अंदर पली हुई माँ है, उसको फिक्र ही कोई नहीं, उसका फ्रूट डाइट इनटेक बहुत अच्छा है, उसके नट्स पूरे हैं, प्रोटीन पूरा ले रही है, वो ठंडे माहौल में रह रही है, तो उसको फीड वो तो मदर फीडिंग को होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और प्रॉब्लम तो उसको है जो बेचारी जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार सीने में जो गंदम भी काटती है बेचारी सारे दिन बेचारे बच्चों को लेके फिर रही है। और डॉक्टर कहता है कि भाई अम्मा इनको दूध का डब्बा पिला, वो कहाँ मरे जाए। स्टेशनरी आइटम आप कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर तालीम पे फोकस करो, जी तालीम बड़ी ज़रूरी है। अब स्टेशनरी आइटम के ऊपर आप 16 से 20% टैक्स लगा दिया आपने, यानी कि पढ़ने का कोई रास्ता बचे ही ना जी। जाहिल अवाम रहे ना, तो इनके आए नहीं, इनके खिलाफ बात ही कोई ना करे, कैलकुलेटेड कोई लॉजिकल कोई वो डिस्कशन ही ना हो ना, डिबेट ही नहीं हो। जब डिबेट ही नहीं होगी तो इनसे कोई किसी ने पाके पूछना है कि जी आपका। मैं ज़ाती तौर पे बड़ा मुतमईन था कि शायद माजी से जो है रविशें बदलेंगी और ये लोग माजी से सबक सीखेंगे। वो एक पाकिस्तान को ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये फलाह रियासत की तरफ लेके जाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ, असल में बाकी तो मतलब है क्योंकि इन्होंने 16 महीने का वो टफ टाइम देखा है, फिर उसके बाद केयरटेकर भी देखी है, तो अब ये ट्रैक पे आएंगे। सर राज देखे हैं आपने, 3-4 दौर देख लिए, मतलब आप कबर में टांगे झुलाए बैठे हैं। आप वो खुदा का खौफ कर लें यार, आप 70+ 80+ हो गए, अब तो खुदा का खौफ कर लें। अब तो सोच लें कि इस मुल्क की आवाम के ऊपर हमने क्या हमने किया था और उसका मदावा कैसे कर सकेंगे। हकूकुल इबाद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद है। सबसे ज़्यादा अल्लाह कहता है कि इनसे मैं इनकी रैयत का सवाल करूँगा। आप मुझे बताएं कि क्या ये सवाल का जवाब देने की पोजीशन में है? आज आपके सामने ख़ुदकुशियों का रुझान है, लोग मर रहे हैं। आपकी जो हमारे दोस्त हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा मतलब है कि रेशियो ऑफ हमारे क्लाइंट, उनके लिए क्लाइंट है ना, कस्टमर है, जो एक नफसियाती मरीज़ बन के चला गया, वो भी खुशी से तो नहीं बना ना, हालात ने बना दिया, फ़िक्र ने बना दिया, इस टेंशन ने बना दिया कि सुबह कैसे होगी, शाम का क्या करूँगा। इनको ज़रा सी परवाह नहीं। मैं हैरान हूँ कि इनको शर्म नहीं आती है। ऐवान वज़ीर आज़म हाउस के जी 62% जो है ख़र्चे बढ़ गए। ऐवान सदर गरीब सरदार सरदारी यतीम बेचारा, उसके 62% आपने जी यतीम जनाब फ़कीर मस्कीन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऐवान के जनाब 62% आपने खर्चे बढ़ा दिए, इजाफा कर दिया। टेस्ट केस में मैं एक बात कर रहा था, मैं टाइम हमारा प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है। वो कहते हैं कि जी आप 15 दिन के लिए ना जी आप कौमी असम्बली और सेनेट और चारों सूबाई असम्बलीज़ का ना जो सेशंस है ना, ये बग़ैर एसी के करवा के दिखा दें, इनकी तबीयत साफ़ हो जाएगी, ये सारे खुदकुशियाँ करने पहुँच जाएंगे। खुदकुशियाँ क्या मतलब है कि एडी एम्बुलेंस से डेड बॉडियाँ मुंतकिल कर रही होंगी, उनको पता चल लगेगा। ये तो एक लम्हा नहीं एसी के बगैर बैठती, और जहाँ पे बिजली भी नहीं होती, 6-6 घंटे के लोड शेडिंग का ज़ाब डाला हुआ है इन्होंने। अभी तो देखिएगा ना सप्लीमेंट्री बजट्स आते रहेंगे, इनकी सहूलियात के अंदर जो शान में थोड़ी तौकीरों में कमी रहेगी, वो अभी सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन और अभी कुछ रहता है। हाँ वो आएंगी इनकी चीज़ें बहुत सारी। अभी इसका मतलब है कि जी बहुत कुछ रहता है,
पेश होने में। तो आवाम बेचारी अभी मज़ीद तैयारी करे जी, राइट। तो कहता हूँ कि हमें, मैं हैरान हूँ कि हम क्या करें। मतलब पहले तो अवाम अपने गुनाहों पे तौबा करें। देखिए ये तो एक निज़ाम है, कुदरत अल्लाह का निज़ाम है कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे। तो ये जो हम पे जो सीरीज़ आ रही है ना गुज़श्ता कई दिहाइयों से, हमने तो कोशिश की थी 8 फरवरी को अपने काम सीधे करने के लिए, तो वो बात कहीं वो अवाम तो बेइज्जती में हो गई। उन्होंने कहा जी मेरा काम था, मैंने अपना काम कर दिया जी। हम ये समझते हैं कि वो जो देखिए ना, जिनको 8 फरवरी को अवाम ने लाने की कोशिश की थी, तो उनके दौर की कौन सी सुनहरी याद है जो हम यहाँ बैठ के जिक्र करें, वहाँ सिवाय उस मिसाल के जो मैंने आपके प्रोग्राम में आगाज़ में दी कि वो कफन चोर थे। ये कफन चोर भी हैं और साथ किलापुर भी हैं। चलें यासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। टाइम ख़त्म हो रहा है, चीज़ें हमारी बहुत सारी रह जाती हैं, इतनी अज़ाब है आवाम का डिस्कस करने के लिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और हालात किसी तौर भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उम्मीद करते हैं कि जी, दुआ करते हैं जैसे यासिर साहब ने कहा है कि जी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जी अल्लाह ताला इनको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।